हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी एग्ज़ाम्स की टॉपर की कॉपी देखेंगे। ठीक है, टॉपर हाईएस्ट नंबर जिन बच्चों के आए थे उनमें से किसी एक बच्चे की कॉपी हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर इस कॉपी को देखने का मुख्य लक्ष्य यह है कि आप यह समझ सको कि आपको उत्तर किस तरह से लिखना है। ठीक है, कॉपी में हमें उत्तर किस प्रकार से लिखना है कि हमें सबसे अच्छे या पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो, इसके लिए हमें उत्तर किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार क्रमांक डालना है, यह सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कितने बड़े उत्तर लिखने हैं जिससे पूरे अंक आए, प्रार्थना पत्र में किस तरह से लिखा जाना चाहिए, सारा ही आज हम इस टॉपर कॉपी में देखेंगे। ठीक है, किसी टॉपर बच्चे की यह कॉपी है और यह माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से नमूने की प्रति के रूप में बताई गई है, ताकि बच्चे यह सीख सके कि एग्ज़ाम में टॉपर बनने के लिए कॉपी में किस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मूल्यांकन के उपयोग के लिए यहाँ पे था, जिसमें किस प्रश्न के कितने नंबर दिए गए यह बताया जाता है। तो शुरू करते हैं, हम कॉपी देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर दे रखा, तो प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ डाला है। कुछ बच्चे यहाँ पर डाल के लिखते हैं और कुछ बच्चे जो है यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन के भी इधर लाइन खींचकर यहाँ पर नंबर डालते हैं। तो वह ठीक नहीं है। सबसे सही तरीका है कि यहाँ पर आप सबसे पहले तो ऊपर प्रश्न क्रमांक ही डाल दो, ताकि स्पष्ट पता चल जाए कि आप किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर नंबर 1 डाल सकते हो। सही विकल्प चुनकर लिखे। तो उत्तर 1 यहाँ पे लिख दिया सीधा, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4 सीधा यहाँ लिखा और प्रश्न क्रमांक यहाँ डाल दिया है। स्पष्ट नजर आ रहा है कि प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखे में उत्तर नंबर 1 में सीधा उत्तर लिखा है, उत्तर नंबर 2 में भी सीधा जो उत्तर आना है वही लिखा है, उत्तर नंबर 3 में भी, उत्तर नंबर 4 में भी। तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए। जो भी उत्तर आ रहा है सीधा ही उत्तर लिख दो, आपको प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, यह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न आते हैं जो, तो इसका उत्तर भी देखो किस तरह से लिखा है। उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4, 5 और 6। तो ये जो 6 हैं रिक्त स्थान के नंबर हैं। रिक्त स्थान में जो 4 या 5 रिक्त स्थान आते वो हैं, और सीधा ही जो रिक्त स्थान में भरा जाना था वह लिखा है। ठीक है, सीधा ही लिखा है, जो भरा जाना था, जो वहाँ उत्तर आना था वही लिख दिया। रिक्त स्थान उतारने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सही जोड़ी है प्रश्न नंबर 3 में। तो सही जोड़ी में जिसके सामने जो उसकी सही जोड़ी आनी चाहिए वह लिख रखी है। जैसे यहाँ चौपाई के सामने मात्रा है उसकी लिखी है 16, एक अंक में एकांकी लिखा है। शिव पूजन सहाय, इनकी रचना है माता का आंचल। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है मुजफ्फरपुर लिखा है, क्योंकि इनका जन्म वहाँ हुआ था। मैथिली शरण गुप्त के सामने पंचवटी लिखा, क्योंकि इनकी रचना है यह। और रिसाई का अर्थ है क्रोध करना। तो इस प्रकार से जिसके सामने जिससे सही जोड़ी बनेगी वह उत्तर में आपको सीधा ही लिख देना है। और यहाँ पे लिखने का तरीका भी आप देखो, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक ऊपर डाल दिया है, प्रश्न क्रमांक 3, और सही जोड़ी यहाँ टॉपिक डाल दिया और क और ख लिख के सीधी जोड़ी बनाकर लिख दी है। इस तरह से लिखा जाना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर किस प्रकार से लिखा। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ ऊपर ही सब बीच में डाल दिया, देख लो इस तरह से डालना है। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला जो प्रश्न है यह लिख दिया है, और उत्तर सीधा ही लिखा, उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3। तो यहाँ प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा ही उत्तर लिखा। कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो यहाँ प्रश्न होगा कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। इसके बाद दूसरे का उत्तर लिखा, निराला रचनावली 8 खंडों में है। तो हमने जो वन लाइनर देखे थे उसमें था यह 8 खंडों में है, आपको याद ही होगा। यदि वन लाइनर वाले नहीं देखे तो आप देख सकते हो। इसके बाद तीसरे के उत्तर में रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में हुई है। इसके बाद है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और छठे का उत्तर है अट नहीं रही कविता फागुन माह की बसंत ऋतु की सुंदरता को प्रकट करती। तो इस प्रकार से एक वाक्य वाले उत्तरों का उत्तर लिखा हुआ है। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 5 है,
उसमें प्रश्न है सत्य असत्य चयन कर लिखे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ डाल रखा बीच में, और सत्य असत्य वाले प्रश्नों के भी उत्तर में उत्तर इस प्रकार से लिखा, देखो क्रमांक यहाँ डाल रखे हैं, और सत्य और असत्य में केवल आपको जो सत्य वहाँ पे सत्य और जो असत्य वहाँ असत्य आपको लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, देखो हेडिंग यहाँ पे डाल दी इन्होंने, ऊपर ही प्रश्न क्रमांक यहाँ ऊपर डाल देना हमें बीच में ही, ताकि स्पष्ट दिखाई दे जाए, और उत्तर करके लिख देना है। उत्तर में लिखा है कि भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत जी इस संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र भी मर चुका है, वे साधु हैं तथा भक्त हैं, वे अपने खाने पीने का और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं। यही कारण है कि पुत्रवधू सेवा भाव से भगत जी के चरणों की छाया में अपना दिन बिताना चाहती थी, और उनके लिए खाने पीने और दवा की व्यवस्था करना चाहती थी। तो भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इस प्रश्न का ये उत्तर है। इसके बाद जो है, अब देखो प्रश्न क्रमांक 6 में जो लिख दिया है, और प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 7 अथवा वाला लिखा है, ठीक है। अथवा लिखा मतलब अथवा वाला आंसर लिखा है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे तो और स्पष्ट समझ में आ जाएगा, परीक्षक को उनको कॉपी चेक करना आसान होगा। तो उत्तर इस प्रकार से लिखा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने, यहाँ पे ने छूट गया था तो ऐसे जो डैश बना के ऊपर लिख दिया, ने 80 वर्षों से भी अधिक शहनाई वादन किया। उन्हें शहनाई के हर लय तुक आदि का पूर्ण ज्ञान था। शहनाई वादन के लिए उन्हें भारत रत्न से भी अलंकृत, ठीक है, यहाँ पे अलंकृत आना था, किया गया था। इसलिए बिस्मिल्लाह खां का शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को आना था, तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर ये इस प्रकार से लिखा है, और ये 2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार से यहाँ पे क्रमांक लिख दिया है, और उत्तर इस प्रकार से यहाँ लिखा, उत्तर गद्य की 4 विधाओं के नाम निम्नलिखित थे। तो प्रश्न होगा कि गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए, तो 4 विधाओं के नाम हो जाएंगे निबंध, नाटक, एकांकी और उपन्यास। तो यहाँ मुख्य विधाएं लिख दी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है संधि, ठीक है, संधि और समास में अंतर बताना है, प्रश्न क्रमांक 9 था। तो देखो संधि और समास में अंतर बताने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींच के हम यदि अंतर बताएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो पहला अंतर बता दिया, संधि का अर्थ है मेल या योग करना, और समास का अर्थ है संक्षेप करना। तो स्पष्टता के लिए एक लाइन बीच में छोड़ दी है। फिर दूसरा अंतर लिखा, देखो ये चीजें हमें देखनी जरूरी है कि हमें उत्तर लिखना किस प्रकार से है, कितनी स्पष्टता से लिखना है, कितनी स्पष्टता से हमें लिखना है, और काटापीटी कम से कम करने की कोशिश करना है। प्रश्न क्रमांक हमें किस प्रकार से डालना है, और यदि ये प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा वाला होता तो प्रश्न क्रमांक 9 अथवा हम लिख देते तो और स्पष्ट समझ में आ जाता कि अथवा वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे दूसरा अंतर है, संधि के 3 भेद होते हैं, और यहाँ पे लिख दिया समास के 6 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा है। इसके बाद इसके अंतर में उदाहरण भी लिखा, उदाहरण विद्याधन आलय, विद्यालय, संधि का उदाहरण, और समास के उदाहरण में लिख दिया राजपुत्र बराबर राजा का पुत्र। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 कैसे लिखा, देखो प्रश्न क्रमांक 10 अथवा, तो अथवा वाला आंसर लिख रहे तो हमने अथवा लिख दिया है। इस प्रकार से इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा लिखा है, टॉपर की कॉपी, यह हाईएस्ट नंबर जिन बच्चों को मिले थे उसकी। तो आप इसको देख के सीख लो कि किस तरह से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। अब ये 2-2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर है, इसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्नों के आंसर भी हम देखेंगे। तो यहाँ उत्तर लिखा है, खेलने में बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है, उसे जब भी उसके साथी बच्चे खेलते दिख जाते हैं तो वह खेल खेलने में रम जाता है, वह बाकी सब कुछ भूलकर खेल में मग्न हो जाता है। यही कारण है कि जो भोलानाथ अपने पिता की गोद में सिसक रहा था वह अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। तो यह पूरा ही उत्तर यहाँ लिखा है। और इसके बाद हम एक और टॉपर की कॉपी भी देखेंगे जिससे कि आपको और स्पष्ट हो जाए। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखो, यहाँ लिखा है उत्तर नागार्जुन की 2 रचनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, नागार्जुन की 2 रचनाएं पूछी तो 2 रचनाएं लिख दी है, पहली है युगधारा और दूसरी सतरंगे पंखों वाली। तो 2 रचनाएं जब पूछे तो 2 रचनाएं लिख दी है। और इसके बाद लिखा है प्रश्न क्रमांक 12
जिसमें सूरदास का जो कवि परिचय है उसमें से रचना और भाव पक्ष पूछा है। ठीक है, रचना और भाव पक्ष। तो प्रश्न क्रमांक 12 यहाँ डाल दिया है उत्तर, और यहाँ हेडिंग डाल दी है कवि सूरदास जी। और पहला पॉइंट रचनाएं, रचनाएं के नीचे भी हेडिंग डाली है। और रचनाएं, दो ही रचनाएं पूछी जाती, तो पहली है सूरसागर, दूसरी सुरसारावली, इस प्रकार से लिखिए और रचनाएं स्पष्ट समझ में आ रही है यहाँ पे। इसके बाद दूसरे नंबर पे भावपक्ष लिखा, और यहाँ देखो बीच में एक लाइन छोड़ी स्पष्टता के लिए, ये भी देखो। तो इसके बाद भावपक्ष में लिखा है सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तथा अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरदास जी वात्सल्य तथा श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं। खेती बाड़ी का तथा पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग का चित्र सुर की कविताओं में देखने को मिलता है तथा सूरदास जी के काव्य सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करते। तो इस प्रकार से भावपक्ष लिखा हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13 यहाँ लिखा है और इसका उत्तर लिखा है फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, लाखों करोड़ों के इंसानों के हाथों की मेहनत है, भूरी काली संदली आदि मिट्टियों का गुणधर्म है, सूर्य की ताप धूप का रूप परिवर्तन है तथा हवा की थिरकन का प्रभाव है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 13 और उसका उत्तर यहाँ लिखा है इस तरह से। अगला जो प्रश्न क्रमांक 14 है उसका उत्तर लिखा है कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है उसका उत्तर यहाँ लिखा है। तो इस प्रकार से ये देखो इस तरह से उत्तर लिखा। जो पॉइंट लिखे 1 2 3 पॉइंट लिखे, तो तीनों पॉइंट के बीच में जगह भी छोड़ रखी है और जैसे करके डैश लगा के भी यहाँ पर नीचे की लाइन से लिखा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 15 में अथवा वाला करा, इसलिए यहाँ अथवा लिखा है और उत्तर में है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अंडरलाइन करके लिखा है। और इसकी परिभाषा यहाँ से लिखिए कि जहाँ एक ही शब्द का समान रूप में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख के हम परिभाषा चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वह भी अच्छा ही तरीका था। उसके बाद उदाहरण लिख के देखो, उदाहरण पे अंडरलाइन करके लिखा है इस तरह से। उदाहरण लिखा है पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। ठीक है, यह उदाहरण लिखा है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है यहाँ पर पुनि शब्द का 2 बार प्रयोग होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से इसका उत्तर लिखा है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है रस। यहाँ पे पूछा गया रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर लिखा है कि रस का अर्थ होता है आनंद की अनुभूति। ठीक है, आनंद की अनुभूति। किसी काव्य को पढ़ने सुनने या उसका दृश्य देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा बताई गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और किसी भी एक रस का उदाहरण आप यहाँ दे सकते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में यहाँ पे लेखक का परिचय पूछा था, 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो लेखक करके लिखा राम वृक्ष बेनीपुरी, हेडिंग डाली है। उसके बाद नीचे की लाइन से लिखा उत्तर 2 रचनाएं में देखो ऊपर नीचे रचनाएं भी पॉइंट डाल के लिखी 1 और 2, चिता के फूल और माटी की मूर्ति। और उसके बाद इनकी भाषा शैली लिख दी है। आपको जो भी भाषा शैली याद हो लिख सकते थे। और यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहते हैं, तो यह भी लिखा है इनकी भाषा शैली में, जिससे किससे प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 18 अथवा वाला बताया गया है और जो यहाँ पे गद्यांश दे रखा। ठीक है, तो गद्यांश को इस तरह से लिख दिया आषाढ़ करके कौन है तक। ठीक है, डैश डैश लगा के गद्यांश लिख दिया। संदर्भ लिखा अंडरलाइन करके। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ बाल गोविंद भगत से लिया गया। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। उसके बाद प्रसंग लिखा है। संदर्भ प्रसंग के बीच में लाइन छूटी हुई है, फिर व्याख्या के लिए भी लाइन छोड़ी है। उसके बाद यहाँ व्याख्या करी गई है। इस प्रकार ये पूरा ही आंसर लिखा है। के बाद प्रश्न क्रमांक 19 से अथवा वाला और उत्तर लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 मित्रों के बीच बातचीत बतानी थी, तो मित्रों के नाम लिख के और डैश लगा के इस प्रकार से और लिखा है अरे सुरेश बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। सुरेश हाँ भाई मैं कुछ दिनों से शहर के बाहर गया था। तो इस प्रकार से लाइन छोड़ के लिखा स्पष्टता के लिए। ठीक है, लाइन छोड़ के लिख रहे तो थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है।
और इस तरह से इनकी बातचीत बताई गई है। पूरा संवाद है, संवाद लेखन वाला प्रश्न यह। और इस तरह से आप संवाद लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। बहुत आसान होता है संवाद लिखना। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा वाला। इसमें यह जो है पद दे रखा, तो पद्यांश जो था वह है जिसके अरुण डैश डैश करके व्यथा। इन्होंने इस तरह से पद्यांश बता दिया है। फिर संदर्भ लिखा है, लाइन छोड़ के प्रसंग और भावार्थ। तो संदर्भ लिखा है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ आत्मकथ्य से ली गई है। इसके कवि छायावादी युग के प्रमुख जयशंकर प्रसाद जी है। और प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी रूपवती का उल्लेख किया। ठीक है, इस प्रकार लिख के फिर भावार्थ लिखा है जो कि प्रश्न में पूछा था। और इसके बाद इसमें विशेष भी लिखा है। कवि अपनी पत्नी के गालों की सुंदरता का वर्णन करते हैं। और दूसरा है साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। तो विशेष भी लिखा जाता है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के बाद। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है विज्ञान के बढ़ते चरण। तो यह निबंध है और इसके लिए सबसे पहले यहाँ रूपरेखा बनाई गई है। देखो रूपरेखा, प्रस्तावना, आज के जीवन में विज्ञान का महत्व, विज्ञान के दुष्प्रभाव और उपसंहार। और उसके बाद यहाँ पर पूरा जो है निबंध लिखा हुआ है। प्रस्तावना, आज के जीवन में विज्ञान का महत्व, और इसके बाद विज्ञान के दुष्प्रभाव और उपसंहार। तो स्पष्टता से लिखा है, ये भी एक मुख्य बात है। ठीक है, कहीं पे भी गिचपिच नहीं हो रहा है। के बाद प्रश्न क्रमांक 21 है जो कि एक प्रार्थना पत्र है प्रति जिलाधीश महोदय, जिला कार्यालय मंडला मध्य प्रदेश। उसके बाद दिनांक लिखी है, विषय लिखा है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु महोदय जी सविनय निवेदन है कि। उसके बाद जो भी मैटर है वह लिख दिया है। उसके बाद यहाँ प्रार्थी लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 23 है वह अपठित का उत्तर है। ठीक है, अपठित उत्तर, यहाँ पे शीर्षक लिखना था तो शीर्षक हो गया हिमालय पर्वत। उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर है और तीसरे में हिमालय पर्वत और इसका जो सारांश लिखा है। तो इस प्रकार से एक टॉपर की कॉपी हमने देख ली है। और आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना है। कॉपी हमने इसलिए देखी है कि एग्जाम में आप किस तरह से लिखो कि आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो, अच्छे अंक प्राप्त हो, नंबर कम से कम कटे। तो यहाँ पर हमने यही बात देखी है कि हमें स्पष्टता से लिखना है। ठीक है, शुद्धता से लिखना है और बीच में लाइनें छोड़ के भी लिखना है जिससे कि स्पष्टता से हमारे उत्तर दिखे। प्रश्न क्रमांक यहाँ डाल देना, उत्तर यहाँ लिख देना है। और जिस प्रश्न का जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर लिखना है और उतना ही लिखना है जितना पूछा है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखेंगे हम आगे भी। यदि और भी विषय की आपकी टॉपर को कॉपी देखनी है, और भी विषयों की कॉपी देखनी है, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।